नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में एडुटेरिया 7500 बुक का 95 नंबर सेट को करेंगे हम लोग, 95 नंबर सेट। पहला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो 108 नंबर आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। 107 नंबर आर्टिकल में क्या है? 107 नंबर आर्टिकल में धन विधेयक को छोड़कर बाकी जितने भी बिल होते हैं उसको सदन में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इसके बारे में 107 नंबर आर्टिकल में है। 108 में अगर दोनों सदन में अगर सहमति नहीं बैठे तो राष्ट्रपति जो है दोनों का संयुक्त बैठक बुला सकती है और इसका अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर। उसके बाद 109 नंबर आर्टिकल कहता है कि मनी बिल को कैसे लाया जाए, धन विधेयक को कैसे लाया जाता है, और धन विधेयक को लाया जाएगा सिर्फ लोकसभा में और इसका रिकमेंडेशन कौन दे सकता है? राज्यसभा सिर्फ इसमें रिकमेंडेशन दे सकती है, वो ला नहीं सकती। 10 नंबर आर्टिकल धन विधेयक के परिभाषा को बताता है और धन विधेयक को कैसे डिसाइड होगा कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये आर्टिकल 110 करता है। और ये डिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर ही ये डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तीनों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में होते हैं। क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें सदस्य नहीं होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, बात सही है। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है। आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। इसे लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, ये न्यायालय में नहीं ले जा सकते। इसके लिए किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति, जिसका गठन कब हुआ था? 1986 में अपना रिपोर्ट दिया था और इसने 2 चीज़ का सिफारिश किया था। एक तो पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है और दूसरा उसको संवैधानिक दर्जा देना है। ये एल.एन. सिंघवी समिति का सिफारिश था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। जब ये जुड़ा 42वां संविधान संशोधन से, उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, लेकिन आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और लिया कहाँ से गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किए जाते हैं? तो छठा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, राज्य व केंद्र के बीच के वित्त का बंटवारा किया जाता है भाग नंबर 12 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो विधि निर्माण की जो शक्ति है ये प्रदान होता है 245 नंबर आर्टिकल से। 249 कहता है कि जो केंद्र है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है, इसके लिए राज्यसभा अलाउ करेगा उसको। उसके बाद 253 नंबर आर्टिकल कहता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता को अगर कानून बनाना है तो 253 नंबर आर्टिकल के तहत बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ विधि निर्माण की शक्ति जो है वो 245 में है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो केशवानंद भारती वाला केस में आधारभूत संरचना को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया और बोला कि संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए, यानी कि सरकार चाहे तो कानून बना के किसी भी कानून को जोड़ सकता है, बल्कि उसमें आधारभूत संरचना में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए
प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है निम्नलिखित में से कौन सा? तो भारतीय अंक का अंतर्राष्ट्रीय रूप। आर्टिकल नंबर जो 343 का 1 है, 343 का 1, इसमें ये डिसाइड किया गया कि राज्य भाषा जो होगा हिंदी होगा और जो लिपि होगा वो देवनागरी होगा, लेकिन अंकों का जो प्रयोग होगा वो भारतीय अंक का अंतर्राष्ट्रीय रूप से होगा, यानी कि 1 2 3 जो हम लोग लिखते हैं ऐसा रूप में होगा, न कि हिंदी वाला 1 2 3 उपयोग होगा। तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप ये संविधान में उल्लेखित है, किसके लिए? अंकों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो राज्यपाल का जो वेतन मिलता है वो जिस राज्य का राज्यपाल होता है उसके संचित निधि से वेतन मिलता है, लेकिन जब वो रिटायर्ड होता है तो पेंशन जो उसको मिलता है वो भारत सरकार के संचित निधि से मिलता है। इसलिए 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 2 और 3, गलत कथन हो जाएगा 2 और 3, यानी कि वेतन मिलेगा राज्य के संचित निधि से और पेंशन मिलेगा भारत के संचित निधि से। तो 1 और 4 सही होगा, 2 और 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस शासक को उसके सिक्के पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया था? तो ये किया गया था समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि क्या है? तो ये बगीचा है, किसके? जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा है, ऑप्शन नंबर सी। ताम्र पसानिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था नौदा टोली से, ऑप्शन नंबर सी। नौदा टोली से बहुत सारे अनाजों का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी पूर्व का बोगाजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था एशिया माइनर, जो कि आज तुर्की है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1985 में बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो ये किया गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ का, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय संघ का 1885 में नाम बदल करके INC कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका स्थापना कौन किए थे? AU हुम किए थे। और इसको नाम चेंज करने का जो प्रस्ताव था, ये सुझाव किसने दिया था? ये दिए थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। उपनिवेशिक शासक में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? तो पहला तो था शाही नौसेना हेतु लकड़ी का आपूर्ति करना, रेलवे लाइन का प्रसार करना और व्यावसायिक कृषि बागानों में प्रसार के लिए 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मसद जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो ये किया था औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? ये 1707 में हुआ था और इसी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो गया था। फतवा आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिया गया था, लिखा गया था? तो ये लिखा गया था औरंगजेब के समय, ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब का दूसरा नाम था आलमगीर था, आलमगीर प्रथम औरंगजेब का नाम था। तो इसलिए फतवा आलमगीरी एक मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है और ये किसके समय पर लिखा गया था? औरंगजेब के समय पर लिखा गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कोलकाता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कोलकाता में जो हिंदू कॉलेज है उसका संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। और इसका स्थापना कब हुआ था? हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ था 1817 में। 1825 में एक और कॉलेज का स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय, वो था वेदांत कॉलेज। ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे 1828 में और 1815 में किए थे आत्मीय सभा का स्थापना। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वो था बंदरगाह से खानों को जोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित की थी? ये किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये जो विदेशी कपड़ा हम लोग जला रहे हैं ये निष्ठुर बर्बादी है, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किए थे महात्मा गांधी और गए थे कब थे? 29 अगस्त 1931 को गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था 1932 में। 32 में ही पुणे पैक्ट हुआ था। तो 29 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी गए थे लंदन, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और जिस जहाज़ से गए थे उसका नाम क्या था? SS राजपूताना। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? ये भेजा था चर्चिल ने, ऑप्शन नंबर सी। और आया कब था?
तो ये आया था मार्च 1942 को आया था, लेकिन ये फेल हुआ। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। तो केसर जम्मू कश्मीर से, काली मिर्च केरल से, हल्दी आंध्र प्रदेश और जीरा राजस्थान, यानी कि 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1, ऑप्शन नंबर बी। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो एमएसपी को किसानों की बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है, यानी कि न्यूनतम समर्थक मूल्य, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? तो नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, और ये सिफारिश किया था शिवरमन समिति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की भिलाई जो इस्पात संयंत्र है, स्टील प्लांट, किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? ये किया गया था रूस के सहायता से, ऑप्शन नंबर ए। रूस के सहायता से बोकारो और भिलाई ये दोनों को किया गया था स्थापना। उसके बाद राउरकेला देखेंगे तो राउरकेला किया गया था, और उसके बाद किया गया था किसका? राउरकेला किया गया था जर्मनी के सहायता से, और दुर्गापुर किया गया था ब्रिटेन के सहायता से। तो दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी, भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट, ये सब हुआ था यूएसएसआर के सहयोग से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न पर विचार करें कि गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की है? तो ये है भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सी के आसपास का क्षेत्र का। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश है, मानालीती लेपू लेक ये सभी कहाँ है? उत्तराखंड में है, और जलेपला सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, उसी को हिमाद्री बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्दियों की विसर्प वाहिका, नदियों की विसर्प वाहिका जो गोकुल झील के रूप में पाई जाती है वो क्या कहलाती है? तो नदी जो सांप की आकृति में चलता है, अपने कटाव के कारण अगर सीधा हो गया तो इधर में गोकुल झील बन जाता है, गोकुल झील। तो इसको किस रूप में इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको बिहार में मन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जो गोकुल झील बनता है बिहार में उसको मन भी बोला जाता है, जैसे सरायमन झील उसका एग्जाम्पल है। मरुधा किसे कहा जाता है? तो अगर रेगिस्तान में हरियाली वाला क्षेत्र या फिर जल वाला क्षेत्र अगर देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं मरुधान। निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सी सुमेलित है? तो कंबोज जो है, कंपोज ये है दक्षिणी ब्राज़ील में, तो ये गलत है। पंपास का है अर्जेंटीना में, ये भी गलत है। लानोज का है वेनेजुएला में, ये इस बात सही है, ऑप्शन नंबर सी। और सेल्वास कहाँ पे है? सेल्वास है घाना में। सेल्वास कोई घास का मैदान नहीं है, सेल्वास है घना जंगल, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लानोज वेनेजुएला, ये सही है। बाकी कंपोज उत्तरी नहीं दक्षिणी ब्राज़ील में होता है, इसलिए गलत है। पंपास क्या होता है? अर्जेंटीना में होता है, चिली में नहीं होता है, ये गलत है। और सेल्वास जो कि घास का मैदान नहीं है, एक घना जंगल को बोलते हैं सेल्वास। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? बैकाल झील है, और दुनिया का सबसे गहरा झील भी बैकाल झील है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। टोरस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के बीच स्थित है? तो अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में देखेंगे तो पपुआ न्यू गिनी है, और नीचे में देखेंगे तो तस्मानिया है। तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में है टोरस जल संधि, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है बोस जल संधि। तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में है टोरस, ऑप्शन नंबर ए। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है पूर्ण आर्थिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। 37वां क्वेश्चन है मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो मेढक जो है त्वचा और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है, ये बात सही है। शीत रक्त प्राणी होता है, कोल्ड ब्लडेड ये प्राणी होता है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी कि यही ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी। एक कार्बन डेटिंग का मान कितना होता है? एक कार्बन डेटिंग का मान होता है 1000 किलोग्राम CO2, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी
प्रतिशत होती है। ये होती है 65%, डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मैग्नीशियम जो है आतिशबाजी यानी पटाखों में यूज करते हैं हम लोग, मैग्नीज को करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, टंगस्टन को करते हैं बल्ब में फिलामेंट के रूप में, और तांबा को करते हैं गैल्वेनाइजेशन में करते हैं हम लोग जास्ता का प्रयोग, जास्ता। तो डी गलत है, यानी कि यही ऑप्शन नंबर सही है। और जो तांबा है, तांबा और जास्ता मिला के पीतल बनता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 का होता है, ऑप्शन नंबर बी। H2SO4 का सबसे अधिक मात्रा होता है अम्ल वर्षा में, एसिडिक रेन में। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन जितना मात्रा में जाता है उतना ही मात्रा में बाहर आ जाता है, ये प्रभावित नहीं होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व तो किससे मापा जाता है? तो दूध का जो शुद्धता होता है ये मापते हैं हम लोग लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व यानी कि शुद्धता मापता है। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, और यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तो शकरकंद जो है तना का उदाहरण नहीं है, बाकी आलू, गन्ना और अदरक ये सभी तना होते हैं। अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचाने उस वाहिका का नाम क्या होता है? उस वाहिका का नाम होता है यकृत प्रवेश द्वार शिरा, ऑप्शन नंबर डी। यकृत प्रवेश द्वार शिरा जो है ये अमाशय और क्षुद्रांत में के द्वारा यकृत में जो है पोषण युक्त रक्त पहुंचाती है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? ये स्प्लीन होता है, प्लीहा। अगला क्वेश्चन है 48 कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसका स्रोत पादप नहीं होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संश्लिष्ट तंतु, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी रोग नहीं है? हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और टर्नर सिंड्रोम ये सभी अनुवांशिकी हेरिडिटिक डिजीज है, लेकिन डेमेंशिया ये है अनुवांशिकी रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारे शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान कौन करता है? ये करता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट देता है, उसके बाद प्रोटीन देता है, उसके बाद वसा देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू जो होता है ये होता है वसा में, उसके बाद प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट में। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं इसलिए मुख्य ऊर्जा जो प्रदान करता है वो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद स्मरणीय तथ्य है, उसमें है कि विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी जो है चलाई गई थी 1825 में, और भारत में चलाई गई थी 1853 में डलहौजी के समय। मुंबई से थाने में यानी कि बोरी बंदर से थाने चलाया गया था। भारत की पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 1925 में। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई थी 1969 में। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुआ था 1905 में, और भारतीय रेल बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 के बजट में, एक वर्थ कमेटी के सिफारिश पर किया गया था, लेकिन पुनः शामिल कर दिया गया 2017 में। उस समय अरुण जेटली जी क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत हुआ था 1984 में, जो कि भारत का पहला रेल मेट्रो है, और पानी के अंदर भी चलने वाला पहला मेट्रो रेल मेट्रो ही है, कोलकाता में ही है। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 2002 में, और सबसे बड़ा रेल मेट्रो का नेटवर्क अगर भारत में कहीं है तो वो दिल्ली में है। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया 2014 में मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया बड़ौदा गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में। सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। सबसे कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। भारत का ज्वारीय बंदरगाह है कंडला, जो कि ज्वार भाटा पर डिपेंड करता है। उसके बाद जलमार्ग अगर देखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में, तो पहला जो जलमार्ग है NW1 नेशनल वाटरवे, तो 1620 किलोमीटर का है, ये पहला है और सबसे लंबा भी है 1620 किलोमीटर का, जो कि इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद से हल्दिया जाता है। NW2 जो है 891 किलोमीटर है, जो सदिया से डुबरी जाता है। तीसरा नंबर का 205 किलोमीटर का, जो कि कोलम से कोटापुरम जाता है। चौथे नंबर का है 1095 किलोमीटर का, जो कि काकीनाडा से मरकानम जाता है। पाँचवा नंबर का 623 किलोमीटर का, जो कि तलचर से धमरा जाता है। छठे नंबर का जो NW है वो है 121 किलोमीटर का, जो कि लखीमपुर से भांगा जाता है। ये 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है।
आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।